हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में करेंगे पीआईबी एनालिसिस आज का, यानी 4 जुलाई का। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। हमारे प्रधानमंत्री जी, जब मैं बात कर रहा हूँ तब वो इजराइल के अंदर हैं। हमारे सबसे क्लोज फ्रेंड्स में से है इजराइल, जापान, रशिया। तो आज वो इजराइल गए हुए हैं, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। हालांकि इस पर ज़्यादा न्यूज़ आज नहीं आई है, कल आएगी, क्योंकि कल तक हम काफ़ी सारे एमओयू वगैरह साइन कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी इस ट्रिप के क्या मायने, ये मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है 7291059476 पर आप कॉल करके इसे खरीद सकते हैं। इसको मैंने, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर, भूमिका सैनी और डॉक्टर रवि अग्रहारी ने प्रिपेयर किया है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो बना बनाया पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। studyIQ.com पे जाइए, डाउनलोड्स पर क्लिक करिए, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे डिटेल्स, अपडेट्स, वीडियो लिंक सब आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उन्होंने जो आईएएस ऑफिसर हैं 2015 बैच के, उनको एड्रेस किया, उनको स्पीच दी। उनको कहा कि काफ़ी ऑनेस्ट उन्होंने कहा कि भारत ने उतना प्रोग्रेस नहीं किया जितना हमने सोचा था, जितना भारत को करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो देश जो भारत के बाद जिनको आज़ादी मिली है और जिनके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, उतने संसाधन भी नहीं है जितने भारत के पास है, वो आज भारत से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भारत को ज़्यादा विकसित बनाना है, हम उतने प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड है, वो बटा हुआ है। इस वजह से आईएएस ऑफिसर जो हैं अपनी पूरी जो कैपेसिटी है उसको रीच नहीं कर पाते हैं, पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने का प्रोग्राम है असिस्टेंट सेक्रेटरीज का, और ये अब अपने तीसरे साल में है। ये आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए 3 महीने का प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि आप सरकार में जो सीनियर लोग हैं उनसे जितना हो सके आप इंटरेक्ट करें और उनसे सीखें। और यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई गई, परिवर्तन थीम था उसका। 2 फिल्में भी दिखाई गई आईएएस ऑफिसर्स को प्रधानमंत्री जी के साथ। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जो हैं, इन्होंने अमेरिका को बधाई दी। आज 4 जुलाई है, मतलब अमेरिका का आज स्वतंत्रता दिवस है। अमेरिका पे ब्रिटिशर्स का राज था काफ़ी लंबे समय तक, तो अमेरिका को आज़ादी मिली 4 जुलाई को। तो आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने बधाई दी। और एक बात याद रखिए, अमेरिका और भारत के रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं अब। अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, यानी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये एक काफ़ी कॉमन ग्राउंड है। हम दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों ही फेडरल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेडरल है यानी राज्य और जो केंद्र है दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बात करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। हर रोज जब मैं पीआईबी डिस्कस करता हूं तो एक मुद्दा ऐसा पकड़ता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आज का मुद्दा है एग्रीकल्चर। क्योंकि जो हमारे कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने एक स्पीच दी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, 2 तरह का एग्रीकल्चर होता है। एक होता है जो हम बड़े लेवल पे करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें हम मशीन्स का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जो विकसित देशों में होता है। और एक होता है जैसे भारत वगैरह में, जहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, जो मतलब अपने ही भरण पोषण के लिए होता है, या बहुत ज़्यादा मैकेनाइज नहीं होता, यानी हम मशीन्स वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते, हाथ से करते हैं बहुत ज़्यादा काम, जैसे उगाना, फसल काटना, फसल बोना, ये सारे काम हाथों से करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमारे जो मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने क्या क्या देखते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्रीकल्चर जो होता है, कृषि जो होती है, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मशीनों की मदद से कर सकते हैं, और एक हम नॉर्मल जानवरों की मदद से और ह्यूमन बींग्स की मदद से कर सकते हैं। तो होना कैसे चाहिए? दोनों से होना चाहिए। भारत जैसे देश में हम पूरी तरह से क्या मैकेनाइजेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर का, इस पे हम आगे नजर डालेंगे। तो पहले देखते हैं राधा मोहन सिंह जी ने क्या कहा। एक मिशन स्टार्ट किया था, नरेंद्र मोदी सरकार मई 2014 में आई थी, तो उन्होंने आते ही एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था SMAM, यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मतलब एग्रीकल्चर में मशीन्स का इस्तेमाल करो, जानवरों का और ह्यूमन बींग्स का इस्तेमाल कम करो, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो अब भारत में क्या हो रहा है कि हमारी जो एनर्जी की डिमांड है एग्रीकल्चर के लिए वो बढ़ रही है, और वो संभव नहीं है कि हम जानवरों से वो एनर्जी ले सकें, क्योंकि अगर हमें कहीं पे एग्रीकल्चर करना है, बड़े लेवल पे करना है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा जानवरों का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं आएगा, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। और हमें मैकेनाइजेशन करना है, मैकेनाइजेशन में हम बहुत पीछे हैं, ये कहा हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने। और उसमें एक चीज़ और कही, अगर हम मैकेनाइजेशन जितनी ज़्यादा करेंगे, जिसके लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी कि हम मशीन का इस्तेमाल करें, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो उससे हम बड़े चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये जो मीटिंग थी इसका नाम था शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुई श्रीनगर में, और ये इंटर सेशन मीटिंग थी जहां पे उन्होंने ये कहा।
तो राधा मोहन सिंह जी ने क्या क्या कहा कि मैकेनाइजेशन अगर एग्रीकल्चर में होगा, अगर हम मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो क्या क्या हम कर सकते हैं। एक तो इससे हमारी पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा डेफिसिट कम होगा एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा, हमारी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमारे जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे मशीनों की मदद से। दूसरा, हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं भारत में लगभग 60% लोग हैं जो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं, यानी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, यानी उत्पादन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्पादकता बहुत कम है। तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए मैकेनाइजेशन ज़रूरी है। और यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एग्रीकल्चर सुदर्शन भगत, वो भी थे इस मीटिंग के अंदर। अब मैकेनाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आज, कि मैकेनाइजेशन होता क्या है, करते कैसे हैं, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, क्या भारत जैसे देश में मैकेनाइजेशन संभव है। देखिए, मैकेनाइज जो फार्म होता है वहाँ सारा काम मशीनें करती हैं। जैसे वहाँ जो प्लोइंग है, प्लोइंग होता है जो जिसे बोलते हैं मिट्टी को प्लो करना, जब बीज बोने से पहले मिट्टी को थोड़ा बहुत खोदा जाता है उसे बोलते हैं प्लोइंग, तो वो ट्रैक्टर करता है। जब सोइंग और अप्लाइंग फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर डालना और बीज डालना, ये ड्रिलिंग मशीन करती है। और जब वो पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं पौधे, तो उन्हें काटने वगैरह का काम हार्वेस्ट थ्रेशर वगैरह करते हैं, यानी सारा काम मशीनें करती हैं। तो मशीन का इस्तेमाल होता है हर चीज़ के लिए मैकेनाइजेशन में। अब मैकेनाइजेशन दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब थोड़ा, कंप्लीट मतलब पूरा, यानी या तो कृषि का काम पूरा का पूरा मशीन करेंगी कंप्लीट, या फिर ह्यूमन बीइंग्स, जंतु भी करेंगे और साथ में मशीनें भी करेंगी। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए आपका सवाल, ट्रू और फॉल्स। पहला सवाल है, डेवलपिंग कंट्री है जैसे भारत जैसे, वहां पे कंप्लीट मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी भारत जैसे विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमें कंप्लीट मैकेनाइजेशन कर देना चाहिए हमारी कृषि का, और वो सबसे अच्छा तरीका है प्रोडक्टिविटी को, पैदावार को बढ़ाने का। तो यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट यह है कि भारत में 2014 से जो खाद्यान्न है, जो फूड ग्रेन्स हैं, उनकी डिमांड कम हो रही है, स्टेडी डिक्लाइन हो रहा है 2014 से। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। और देखते हैं कैसे। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है इंडिया जैसे, अगर मैं विकसित देशों की बात करूं, अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में कंप्लीट मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर का। और यह संभव क्यों है। अमेरिका में सारा काम मशीनें करती हैं, और इसके कई कारण हैं। एक तो वहां पे लेबर उतना है नहीं, लोग उतने हैं नहीं काम करने वाले। दूसरा, लेबर है तो वो कॉस्टली बहुत है, तो अगर लेबर करेगा सारा काम तो वो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होगा, टिकाऊ नहीं हो पाएगा, फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। दूसरा, अमेरिका में जो खेत होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, भारत में जो खेत हैं वो काफ़ी छोटे भी होते हैं। छोटे खेतों में अगर हम मशीनें लगाएंगे बहुत ज़्यादा तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, एक ये दिक्कत है। दूसरा, हमारे यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा है और सस्ती लेबर मौजूद है, तो दूसरा ये। तीसरी बात, हमारे यहाँ भारत के अंदर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है अच्छी एग्रीकल्चर की। हम बहुत बाद में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आती है, जो विदेशों में पहले आती है, फिर हमारे यहाँ बहुत बाद में टेक्नोलॉजी आती है। तीसरी बात, हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है उतनी। अगर आप कोई टेक्नोलॉजी ले भी आए तो किसानों को सिखाने में उसको बहुत समय लगेगा, और हमारे यहाँ किसानों के पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो मशीनें खरीदें। तो भारत जैसे देश में कंप्लीट मैकेनाइजेशन संभव नहीं है। तो किस तरह का मैकेनाइजेशन करना चाहिए, पार्शियल मैकेनाइजेशन करना चाहिए भारत में। और ये 6th जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें भी कहा गया था कि भारत में पार्शियल मैकेनाइजेशन ही सबसे अच्छा तरीका है। अब देखते हैं सबसे पहले कि मैकेनाइजेशन करने के फायदे क्या होते हैं। अगर आप मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, एक तो हमारी पैदावार बढ़ेगी, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का उसका। दूसरा, हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मशीनें वो वाला काम कर पाएंगी जो अभी तक लेबरर करते थे। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा। तो आउटपुट अगर बढ़ेगा उतने ही नंबर ऑफ लेबर्स पे, तो डेफिनेटली हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। तीसरी बात, अगर हम फार्म मशीन लगाएंगे तो उससे ऐसे काम जो कमर तोड़ मेहनत होती है वो लेबर्स को नहीं करनी पड़ेगी, जैसे मिट्टी खोदना, जैसे मिट्टी को कैरी करना, ये सब हम ट्रैक्टर वगैरह की मदद से कर पाएंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात, हम बड़े लेवल पे फार्मिंग कर पाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे। यानी अभी जो हम सबसिस्टेंस फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, सिर्फ भरण पोषण के लिए वगैरह करते हैं, तब हम बड़े लेवल पे कर पाएंगे, और तब फिर हम एक्सपोर्ट भी हमारे ज्यादा हो सकते हैं। यह भी एक आर्ग्यूमेंट है मैकेनाइजेशन के फेवर में। दूसरी बात, अब कई बार क्या होता है, पीक सीजन होता है एग्रीकल्चर का, तो उसमें लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। तो वो लेबर की शॉर्टेज वगैरह नहीं होगी अगर हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी अगर हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस वॉल्यूम को जब किसान बेचेगा तो फिर उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट हैं कि हमें मैकेनाइजेशन करना चाहिए। अब क्यों नहीं कर सकते,
इसके यानी उसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है? सबसे पहली आर्ग्यूमेंट तो ये है कि यहां पे भारत में इतना ज्यादा जो लेबर है आप उसे कहां लेके जाओगे? फिर अभी अगर मान लीजिए एक खेत में 50 लोग काम कर रहे हैं और उसमें आपने एक मशीन लगा दी, तो 50 लोगों में से अगर, तो वो डेफिनेटली लेबर फिर कम जरूरत पड़ेगी। तो अगर लेबर की जरूरत वहां 25 की पड़ेगी तो बाकी 25 लेबर कहां जाएंगे फिर? तो ये एक काफी बड़ी है, यानी बेरोजगारी बहुत हो जाएगी। अगर सारा हम एग्रीकल्चर मशीनों से करने लग गए तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, भारत में जो खेत है वो छोटे हैं बहुत सारे, यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्म्स बहुत सारे हैं भारत में, और ये हर थर्ड वर्ल्ड या विकासित देश के अंदर होते हैं। तो वहां पे मैकेनाइजेशन फार्म का करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे जब हम खेती करते हैं तो मशीनों से संभव होती है। तीसरी बात, हमारे यहाँ ट्रेंड मैन पावर नहीं है, हमारे यहाँ लोग जो हैं वो उतने स्किल्ड नहीं है कि वो इन मशीनों को चला सकें। चौथी बात, तेल के दाम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर कल को पेट्रोल वगैरह फिर से बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो ये सारी मशीनें तेल से ही चलती हैं ज्यादातर, तो फिर हम प्राइस ऑफ ऑयल अगर बढ़ गया तो फिर ये एक दिक्कत आएगी। अभी तो कम है, रिलेटिवली कम है पिछले 4 सालों में। दूसरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजनल डिस्पैरिटी इन द लेवल ऑफ इनकम। अगर हम मैकेनाइजेशन हमने कर दिया तो भारत के जो अमीर राज्य हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वो और अमीर हो जाएंगे, और जो बाकी गरीब हैं राज्य वो और गरीब होते जाएंगे, क्योंकि ये मशीन का इस्तेमाल करेंगे। हरियाणा पंजाब जैसे राज्य है तो जो वित्तीय समावेश है उसमें उतनी हमें हेल्प नहीं मिलेगी, यानी जो अमीर वाले राज्य हैं वो और अमीर हो सकते हैं, तो रीजनल डिस्पैरिटी है जो इनकम में वो बढ़ जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा दुनिया के जंतु हैं, कैटल हैं, मवेशी जिन्हें बोलते हैं। अगर सारा काम अगर मशीन करेंगी तो ये जंतु हम क्या करेंगे? तो जो ऑलरेडी हमारी कैटल पॉपुलेशन है वो सरप्लस हो जाएगी, यानी जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे और सारे कैटल अननेसेसरी हो जाएंगे। और जैसा मैंने बताया, जो 6th 5 ईयर प्लान था उसमें ये स्टेटमेंट दी गई थी, इसे आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं एस्से के अंदर। अनरिस्ट्रिक्टेड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस विल नॉट however be in the interest of our country as it severely worsens the rural unemployment problem. As such a policy of selective mechanization should be adopted. कहने का मतलब यह था, बहुत बड़े लेवल पे अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी अगर हम उसे रोके ना, सब कुछ ही मैकेनाइज कर दे, तो वो सही तरीका नहीं है, वो हमारे कंट्रीज के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि उससे जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो रूरल बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी। लोगों के पास काम ही नहीं रहेगा अगर सारा काम मशीनें करेंगी तो, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर किसान हैं उनके पास अपने खेत नहीं होते, वो दूसरों के खेतों पर भी काम करते हैं। और दूसरी बात, सिलेक्टिव मैकेनाइजेशन ही करना चाहिए, यह कहा था 6th प्लान ने। अब आपको बताता हूं कि राधा मोहन सिंह जी ने इस बारे में क्या कहा। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं एनिमेट एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी जो ह्यूमन बीइंग से मिलती है और एनिमल से मिलती है उसे बोलते हैं एनिमेट एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो मशीन है वो बैल खींच रहा है तो वो एनिमेट एनर्जी का इस्तेमाल आप कर रहे हो। तो राधा मोहन सिंह जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कही कि पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा परिवर्तन आया है हमारे एग्रीकल्चर में, काफी ज्यादा मैकेनिकल हो रहा है और इलेक्ट्रिकल सोर्सेज ऑफ पावर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 1960-1961 में, आज से लगभग 70 साल पहले, 60 साल पहले, हमारी जो जितनी भी हमें खेतों में जरूरत पड़ती थी पावर की, हमारे खेतों के अंदर 92.30%, 90% से ज्यादा वो एनिमेट सोर्सेज ऑफ पावर थे, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं और जंतु हैं उन्हीं से मिलती थी हमें। ये आज से 60 साल पहले की बात बता रहा हूं। अगर हम अभी की बात करें 2014-15, तो ये सिर्फ रह गई है 9.6%, यानी आज हम जितनी भी पावर हमें चाहिए होती है वो किससे आती है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से आती है। जब 1960-61 की बात कर रहे हैं तो तब सिर्फ 7.70% मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से आती थी, आज 90% से ज्यादा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सोर्सेज से आती है। और जो एनिमेट वाली थी वो 92% से कम होकर सिर्फ 9.46% रह गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमारी जो डिग्री ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है, उन्होंने इस पे कांग्रेस सरकार के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 43 सालों में पिछले, यानी जब सरकार आई थी 2014 में, उससे पहले 43 साल थे, उनमें मैकेनाइजेशन काफी कम हुआ था। तो मैकेनाइजेशन को हम एक फार्मूला है उससे निकालते हैं। वो फार्मूला ये है, हम जितनी भी मैकेनिकल पावर है उसको जितना हमारा खेत है उससे डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाता है कितनी मैकेनाइजेशन है। तो 0.48 किलोवाट पर हेक्टेयर थी 1975-76 में, तब से 2013-2014 तक, यानी 43 सालों में सिर्फ 1.84 किलोवाट पर हेक्टेयर तक बढ़ी है ये। लेकिन पिछले 2 सालों में उन्होंने कहा कि ये अब पहुंच गई है 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर, पिछले 2 सालों में, यानी कि बहुत ज्यादा सरकार ने एफर्ट दिया है मैकेनाइजेशन के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कुछ और चीजें कही। उन्होंने कहा इस साल, जो साल अभी खत्म हुआ 31 मार्च को 2017 को, फाइनेंशियल ईयर 2017, उसमें रिकॉर्ड तोड़ इस बार हमारे फूड प्रोड्यूस हुआ है, फूड ग्रेन रिकॉर्ड तोड़ प्रोड्यूस हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी फूड ग्रेन्स की
जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और हमें 2025 तक 300 मिलियन टन खाना हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी यानी फॉल्स है, लगातार बढ़ रही है फूड ग्रेन्स की डिमांड क्योंकि जनता भी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और 2025 तक डिमांड हो जाएगी 300 मिलियन टन। और अगर मैं 2011 सेंसस की बात करूं, जनगणना की बात करूं जो 2011 में हुई थी, भारत में 26 करोड़ लोग से ज्यादा 26.3 करोड़ लोग ऐसे हैं यानी कि 54.6% जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड हैं, 54.6% ऑफ आवर वर्किंग फोर्स। और ये नंबर अब कम हो रहा है। तो पहले जो 26.3 करोड़ लोग थे एग्रीकल्चर जो कर रहे थे भारत में, अब उनका नंबर सिर्फ 19 करोड़ रह जाएगा 2020 तक। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा, एक तो हमारी जो लेबर फोर्स है वो कम हो जाएगी, इसीलिए हमें मैकेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कहा राधा मोहन सिंह ने, क्योंकि कम लोग अगर खेती करेंगे तो फिर हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब आपके लिए ऐसे क्वेश्चन है, भारत में अगर आपको मैकेनाइजेशन करना है एग्रीकल्चर का तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपके सामने? व्हाट आर द चैलेंजेस टू मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? इस पर निबंध लिखिए, 500 वर्ड्स में लिखिए। तो कुछ तो मैं आपको बताऊंगा और कुछ आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं वो चेक करूंगा, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिए, कुछ मैं बताता हूं जो राधा मोहन सिंह ने खुद कहे। तो उन्होंने पहला तो यह कहा कि भारत में जो खेत हैं वो अब छोटे होते जा रहे हैं, बंटवारे के कारण और किसी भी चीज के कारण खेत छोटे हैं और छोटे और होते जा रहे हैं। और बहुत सारे खेत ऐसे हैं जो एक्वायर हो रहे हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। बहुत सारे कारण है खेतों के छोटे होने का, बंटवारा एक बड़ा कारण है और जनरेशन बाय जनरेशन खेत जो है वो बढ़ते जाते हैं तो छोटे होते जाते हैं। और इस वजह से जो छोटे खेत हैं वहां पे फार्म पावर प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट काम है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यही है कि जो छोटे फार्म है, छोटे खेत हैं, उनमें हम पावर कैसे दें। बड़े खेतों में मशीनरी जो है एग्रीकल्चर मशीनरी, उसको इंस्टॉल करना आसान है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, भारत में स्किल उतनी नहीं है, स्किल बैरियर है, ये काफी बड़ा चैलेंज है। और तीसरा, भारत में हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है यानी जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं करते हैं, उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, ये भी काफी बड़ा चैलेंज है। तो और इसके अलावा जैसे मैंने बताया भारत में लेबर बहुत ज्यादा है तो रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, ऑलरेडी इतनी जॉबलेसनेस है अभी। और उसके अलावा और अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन है। और फिर जंतुओं का क्या करेंगे? कैटल, हमारे पास इतना सारा कैटल है तो उसका भी हम क्या करेंगे? तो ये सारे आप अपने जो ऐसे है उसमें लिख सकते हैं। और एक और, जैसा मैंने बताया, अगर हम तेल पे निर्भर हो गए बहुत ज्यादा तो फिर तेल के दाम अगर बढ़ गए तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा हमारे एफर्ट्स में। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी चीजें कही। उन्होंने ये कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में जो पुरानी सरकार है उसने बहुत कम पैसा खर्चा, यानी पुरानी सरकार की उतनी कोशिश नहीं थी कि जो कृषि है उसे आधुनिक बनाया जाए। 2012-2013 में सिर्फ 24 करोड़ रुपए और 2013-14 में सिर्फ 38 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम काफी ज्यादा पैसा इसमें खर्च रहे हैं और हमने आते ही सरकार में ये चला दिया था SMAM यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और तब से लेके अब तक हमें काफी इसमें सक्सेस मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो SMAM है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा बहुत सारी सरकार की स्कीम भी हैं जिनमें हम मैकेनाइजेशन पे जोर दे रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है RKVY, NFSM यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NHM यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NMOOP यानी नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। तो ये सारे चल रहे हैं और ये मैकेनाइजेशन पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने फार्म मशीनरी बैंक बनाए हैं कुछ, और ये फार्म मशीनरी बैंक और साथ में हमने हाई टेक्नोलॉजी हब बनाए हैं और ये बेसिकली हायरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। अगर किसी को मान लीजिए RKVY और SMAM यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन या राष्ट्रीय कृषि जो योजना है, विकास योजना, उसके तहत अगर आपको मैकेनाइजेशन करना है तो उसमें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 सालों में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार खर्च कर चुकी है मैकेनाइजेशन के लिए। तो आपको याद होगा कांग्रेस ने सिर्फ 24 करोड़ और कुछ आई थिंक 38 करोड़ खर्च किए थे 2012 और 13 में। तो इन्होंने कहा कि हमने तो 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं मैकेनाइजेशन के ऊपर, और पिछले साल ही खर्च किए थे 577 करोड़ रुपए, और इस साल इसका 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1300 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने SMAM स्कीम को एलोकेट किया है। और उन्होंने कुछ राज्य बताए जहां पे मैकेनाइजेशन काफी अच्छा चल रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में चल रहा है, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें मैकेनाइजेशन काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं कुछ और न्यूज की। तो हमारे जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे सेना के लिए रिसर्च करते हैं और बहुत सारे औजार
वेपन, आधुनिक हथियार बनाते हैं, उनके चीफ हैं एस क्रिस्टोफर। इनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है, इनको रिटायर होना था लेकिन अभी 1 साल और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे। तो डीआरडीओ ने डेवलप करी है हमारी एक सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका नाम है QR। ये एक तरह की QRSAM है, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखिए मिसाइल भी बहुत तरह की होती हैं, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस मतलब क्या, जमीन से आसमान में आप इसे छोड़ेंगे। आसमान में अगर मान लीजिए शत्रु का कोई लड़ाकू जहाज आ जाता है तो आप जमीन से टैंक वगैरह से उसे छोड़ेंगे और वो जाके ऊपर उसको तबाह कर देगी, यानी आप उसे जमीन से हवा की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो हो गई सरफेस टू एयर मिसाइल। एक उल्टा होता है, आप ऊपर प्लेन में बैठे हैं लड़ाकू विमान में और उससे जमीन पर आपको वार करना है, तो वो होगी एयर टू सरफेस मिसाइल। एक होती है एयर टू एयर, यानी हवाई हवा में आप मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं और उससे शत्रु का अगर आपको लड़ाकू विमान तबाह करना है तो आप छोड़ेंगे एयर टू एयर मिसाइल। तो बहुत तरह की मिसाइल होती हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो आप पहले ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और फिर वो वातावरण से बाहर निकल जाएगी, फिर वो लौट के आएगी और शत्रु पे अटैक करेगी। और एक होती है क्रूज मिसाइल, जो एक विमान की तरह सीधी जाती है और फिर शत्रु के ऊपर अटैक करती है। तो कई तरह की मिसाइल होती हैं और ये काफी सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हमने की। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर में है उड़ीसा कोस्ट पे, वहां पे हमने ये की। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री का, श्री अरुण जेटली, उन्होंने भी इस उपलक्ष्य में बधाई दी। ये हमारी खुद की बनाई हुई है QRSAM। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन हुई है। हमारा जो मंत्रालय है डिफेंस, उन्होंने मजागों डॉक शिप बिल्डर्स के साथ साइन किया है। जो मजागों डॉक शिप बिल्डर है ये भारत का बहुत प्रतिष्ठित हमारे लड़ाकू जहाज बनाता है, पानी वाले शिप बनाता है, कॉर्वेट बनाता है, फ्रिगेट बनाता है, ये सब बनाता है, डेस्ट्रॉयर शिप बनाता है। तो इसने कौन कौन से बनाए हुए हैं, ये सारे बनाए हुए हैं, लेकिन 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये भारत का सबसे मुख्य शिप यार्ड है जहां पे हमारे लड़ाकू पानी वाले जहाज बनते हैं। और 2 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इन्होंने बनाई हुई है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होता है पनडुब्बी, जो पानी के नीचे रहती है और शत्रु की हर हरकत पर नजर रखती है और यहां से आप काफी ज्यादा वार वगैरह कर सकते हैं, कई बार मिसाइल भी छोड़ सकते हैं। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये है भारत की पहली फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जिसका नाम है INS कलवारी। और भारत की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है INS खंडेरी। तो दोनों का नाम याद रखना है, पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी। और ये है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इसके अलावा और बहुत सारे जहाज इन्होंने बनाए हैं, जैसे INS शंकुल, शैकी, दिल्ली, मैसूर, मुंबई, गुथर, गंगा, गोमती और गंगा। तो ये INS कई सारे हैं इनके, ये सारे इन्होंने बनाए हुए हैं मजागों डॉक लिमिटेड ने। और इस बार इन्होंने जो टारगेट रखा है रेवेन्यू का, जो इनका ऑपरेशन से टारगेट आएगा वो है 4500 करोड़ रुपए। इसके अलावा ये महारत्न, ये जो कंपनी है ये एक मिनी रत्न में आती है। देखिए सरकारी कंपनियां जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी मतलब जो बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि पिछले 3 साल में कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए और 5,000 करोड़ रुपए का पिछले 3 साल में लगातार प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और वो मिनिमम नवरत्न होनी चाहिए। नवरत्न का मतलब ये नहीं है कि 9 कंपनी, नवरत्न में काफी सारी कंपनी है और अभी 15 से ज्यादा कंपनी नवरत्न के अंदर है और 50 से ज्यादा मिनी रत्न के अंदर है। लेकिन महारत्न कंपनी है भारत में सिर्फ 7 और ये हैं भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, ONGC और सेल। और अगर मैं पूछूं इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट सरकार को किससे होता है तो वो होता है IOC से, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से। पिछले साल तक होता था ONGC से, पिछले कई सालों से ONGC से होता था, लेकिन इस साल पहली बार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसको लीप फ्रॉग कर दिया है। यानी अब भारत की सबसे प्रॉफिटेबल PSU है इंडिया में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दूसरे नंबर पे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके अलावा GST रोल आउट हो गया है, आप जानते हैं 1 जुलाई से हो गया है। तो अब जब मान लीजिए एक ट्रक किसी राज्य में घुसता था तो उसको वहीं रोक लेते थे क्योंकि चेक पोस्ट होता था और चेक पोस्ट के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते थे, बहुत डिले होता था इसमें, ट्रकों की लंबी लाइन लग जाती थी। आप किसी भी हमारे इंपॉर्टेंट हाईवे पे देख लीजिए, रात को ट्रक्स की लाइन मिलेगी आपको, क्योंकि जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पे इनको रुकना पड़ता है। लेकिन अब GST तो 1 टैक्स है, ट्रक्स को रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो 22 राज्य हैं भारत में, इनमें यूनियन टेरिटरी भी हैं 1-2 जिन्होंने चेक पोस्ट हटा दिए हैं, सारे चेक पोस्ट हटा दिए हैं। और 8 ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं हटाए हैं, प्रोसेस चल रहा है। तो असम ने नहीं हटाया है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, मिजोरम और त्रिपुरा, इन्होंने अभी नहीं हटाया है, लेकिन हटाने का प्रोसेस चल रहा है। और ये हैं 22 जिन्होंने हटा दिए हैं। सारे नाम ना याद, आपको याद रखने, नाम रख पाएंगे। इनमें दिल्ली और पुडुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो काफी एक्टिव है इस वक्त। कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे हैं प्रदीप कुमार सिन्हा, PK सिन्हा, और इन्होंने मीटिंग करी हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हसमुख अधिया के साथ।
और उन्होंने जीएसटी का जायजा लिया कि सारा सब जगह ठीक चल रहा है या नहीं, और उन्होंने ये कहा जीएसटी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मार्केट में जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स वगैरह, उनकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए वरना प्राइस बढ़ जाएंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी हैं जो आप याद रख सकते हैं। अशोक लवासा हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस वक्त। राजीव गाबा अभी अभी राजीव महर्षि को सक्सीड करे हैं। राजीव महर्षि पहले होम सेक्रेटरी थे, अब बन गए राजीव गाबा। और संजीव मित्रा हैं हमारे डिफेंस सेक्रेटरी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक की, जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत का बहुत दोस्त है ये, दोस्त इसलिए क्योंकि जापान और अमेरिका इसमें बड़े शेयर होल्डर हैं, और जापान भी हमारा मित्र है और अमेरिका भी हमारा मित्र है, यानी एडीबी से हम काफी लोन लेते हैं। और एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। और इन्होंने हमें $200 मिलियन का लोन दिया है। राजस्थान के अंदर सड़कें बन रही हैं लगभग 2000 किलोमीटर की। हमारे जो सड़क वाले जो ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी, और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके प्रेसिडेंट हैं ताकेहिको नकाओ, जो अगेन जापान के हैं। और टोटल ये जो प्रोजेक्ट है राजस्थान में जो सड़कें बन रही है, ये $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। $220 मिलियन ये पहला ट्रांच यानी पहला भाग दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और इस बैंक के बारे में आप जरूर जानिए, क्योंकि चाइना इसमें इतना चिढ़ता क्यों है इस बैंक से। क्योंकि चाइना देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, वो उनमें अमेरिका और ईयू ये डोमिनेंट है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जो है वो डोमिनेंट है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो अमेरिका है और जापान है वो डोमिनेंट है। तो इसलिए चाइना को एक ऐसा बैंक चाहिए था जिसमें वो अपना डोमिनेंस दिखा सके। इसलिए चाइना ने बनाया आज से 2 साल पहले AIIB, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये चाइना डोमिनेटेड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी याद रखिए। और AIIB ने भी हमें लोन दिया है, लेकिन ज्यादा लोन हम लेते हैं, सबसे ज्यादा तो लेते हैं वर्ल्ड बैंक से। जब से वर्ल्ड बैंक बना है, भारत ने सबसे ज्यादा लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी काफी सारे प्रोजेक्ट हैं भारत में जो फाइनेंस कर रहा है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक को 50 साल पूरे हो गए हैं। 1966 में बना था। इनफैक्ट इसी साल 4 मई से 7 मई को इनकी 50वीं मीटिंग हुई थी योकोहामा जापान के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट है ताकेहिको नकाओ, हेडक्वार्टर मनीला में है। 67 कंट्री हैं जो इसके अंदर इसके मेंबर है, यानी ओनर है, सब पैसा रखते हैं इसके अंदर। और भारत चौथे नंबर पे इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, यह भी याद रखिए। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी इस साल, जो ये खत्म हुआ है इसमें 7.1%, अभी जो चल रहा है ये फिस्कल 7.4% फाइनेंशियल ईयर 2018, और अगले फिस्कल में 7.6%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिनको फाइनेंस कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन इंप्रूव करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, उसको फाइनेंस कर रहा है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $275 मिलियन का लोन दे रहा है। उसके अलावा 175 मिलियन का लोन दे रहा है जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, PGCIL को। और ये इसलिए दे रहा है क्योंकि 2 बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हैं। एक लगा है 2500 मेगावाट का प्लांट जो भदला राजस्थान के अंदर है, और दूसरा 700 मेगावाट का जो बनसकंठ गुजरात के अंदर है। इन दोनों को फाइनेंस कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा $157 मिलियन का लोन दिया है उड़ीसा के अंदर जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसके लिए। और इतना ही नहीं, 390 मिलियन का बॉन्ड ये सपोर्ट कर रहा है 709 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, ये 6 राज्यों के अंदर भारत में लग रहे हैं, तो उनको ये फंड कर रहा है। अब बात करते हैं, संजय गुप्ता जो हैं वो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं जो IIM है अमृतसर के अंदर। अमृतसर जिसे गोल्डन टेम्पल सिटी भी बोलते हैं, तो वहां पे है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर। वहां का जो सोसाइटी एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें उसके चेयरमैन बनाए हैं संजय गुप्ता। संजय गुप्ता दैनिक जागरण के एडिटर इन चीफ हैं और CEO हैं जागरण प्रकाशन के, तो ये भी याद रखिए संजय गुप्ता। इसके अलावा जो विजय गोयल हैं हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं जो महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उनको पूरी पाकिस्तान टीम को 74 रन पे आउट कर दिया और 95 रनों से मैच जीत लिया। तो इस उपलक्ष्य में विजय गोयल ने बधाई दी हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, हालांकि मैं इस पर कल बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा, आज फिर भी लेकिन बता देता हूं आपको। तो प्रधानमंत्री मोदी 2 देशों की यात्रा पर हैं, इजराइल पहुंच चुके हैं और फिर जर्मनी जाएंगे। जर्मनी में होगा G20 समिट। G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन होते हैं, तो टोटल मिला के हो गए 20, लेकिन देश 20 नहीं होते, 19 देश और यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे देश हैं। तो मोदी जी 4 से 6 जुलाई 3 दिन रहेंगे इजराइल के अंदर और फिर जाएंगे जर्मनी में हैम्बर्ग। हैम्बर्ग में क्या होगी? 12th G20 समिट। भारत G20 का हिस्सा है, याद रखिए। तो भारत किस किस का हिस्सा है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है। तो ये सारे अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, भारत आसियान का हिस्सा नहीं है। तो भारत जिस जिसका भी हिस्सा है, जैसे मैकोंग गंगा कॉरपोरेशन है, उसका भारत हिस्सा है, भारत उसका मेंबर है। तो मोदी जी ने कहा कि मैं इजराइल के प्रधानमंत्री, और जैसे भारत के अंदर असली ताकतवर आदमी होता है प्रधानमंत्री, इजराइल के अंदर भी सबसे ज्यादा ताकतवर होता है प्रधानमंत्री। तो वहां के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, और नेतान्याहू ने ट्वीट किया और कहा मोदी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और उन्होंने कहा कि मैं इन्वाइट कर रहा हूं। तो मोदी जी ने कहा मैं उनके इन्विटेशन पे जा रहा हूं।
और भारत और जो इजराइल है उनको 25 साल पूरे हो गए हैं। हमारा जो दूतावास है, हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनको 25 साल हो गए हैं। और ये सब उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हिंट दिया, हम टेररिज्म पे तो जरूर बात करेंगे क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में कॉमन मुद्दा है। और उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन, उनको भी कहा कि वो पिछले साल दिल्ली आए थे तो नवंबर के अंदर, तो अब मैं उनको भी मिलने को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और इजराइल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इजराइल ने हमारी हमेशा मदद करी है। इनफैक्ट इजराइल जो है, आप जानते हैं अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमेरिका इजराइल को काफ़ी आर्थिक और हर तरह की मदद देता है, हथियार वगैरह भी देता है। लेकिन फिर भी अमेरिका के प्रेशर भी इजराइल ने नहीं झेला भारत की मदद करने के लिए। अब इजराइल ने हमारा जो 62 चीन का युद्ध था, 65 और 71 वाले पाकिस्तान के युद्ध थे, सब में हमारी बहुत मदद करी है। उन्होंने हमें ये सब दिया है। एक तो दिया है AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरोस्टेट बैलून, बराक 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिए, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज। इसके अलावा स्पाइडर नाम की सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो भी दी हुई है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ग्रीन पाइन रडार हमारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बैटरी वगैरह के लिए। इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। हम भारत में गलिल स्नाइपर राइफल, टवर असॉल्ट राइफल और नगेव मशीन गन बना रहे हैं, वो सब इजराइल हमारी मदद कर रहा है उनको बनाने में। और ऐसा कहा जा रहा है कि हम 10 हेरॉन आर्म ड्रोन भी खरीदेंगे जो अमरीकी जो लड़ाकू विमान है उनके इक्वल ताकतवर हैं। तो भारत और इजराइल की क्या कहानी है? देखिए, 1992 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव, और नरसिम्हा राव का ये विजन था कि भारत जो है वो इजराइल से उनके संबंध होने चाहिए। तो सबसे पहली बार 1992 में हमारे संबंध इजराइल से बने, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए 1992 में। हालांकि हमने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया था 1950 के अंदर ही कि वी रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल। और एरियल शेरोन ये पहले इजराइल के प्रधानमंत्री थे जो भारत आए 2003 के अंदर। और 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति भारत आए थे, लेकिन राष्ट्रपति वहां उतने ताकतवर नहीं होते, सेरेमोनियल पोजीशन होती है जैसे भारत के अंदर होती है। तो एजर विजमैन थे पहले इजराइल के राष्ट्रपति जो भारत आए थे। और इजराइल के दूसरे राष्ट्रपति बने थे जो अभी भी राष्ट्रपति हैं वहां के, रूवेन रिवलिन, वो पिछले साल नवंबर में भारत आए थे। और देखिए, अब दोनों तरह से देख सकते हो। इजराइल जो मोदी जी गए हैं उसका क्रिटिसिज्म भी हम कर सकते हैं कुछ लेवल पे, और फायदे भी हैं। तो आज मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, कल फायदे बता दूंगा। तो क्रिटिसिज्म ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पैलेस्टाइन नहीं जा रहे हैं। देखिए, इजराइल ने 1967 में जब अरब इजराइल युद्ध हुआ था तो इन पे कब्जा कर लिया था। एक तो पैलेस्टाइन की टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था, वेस्ट बैंक की, ईस्ट जेरूसलम को कब्जा कर लिया था और गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया था। और अब उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। और दूसरी बात, इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा इस बात का वो है कि वहां पे मानवाधिकारों का हनन होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं, बहुत ज्यादा लाखों लोग रेफ्यूजी हो गए हैं वहां पे। और इजराइल जो है वेस्ट बैंक के अंदर इस साल यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया था कि इजराइल वहां पे सेटलमेंट नहीं बनाएगा। इजराइल वहां पे घर बना रहा था, बिल्डिंग्स बना रहा था, जो उसका एरिया नहीं है वेस्ट बैंक का। तो इसीलिए यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया था कंडेमिंग द ऑक्यूपेशन एंड इजरायली सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल के बीच में रिश्ते काफी खराब हो गए थे। अब सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी पैलेस्टाइन नहीं जाएंगे। और इसका नुकसान क्या है, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने जियोनिस्ट एमिसरी को इन्फॉर्म किया था, जिनका नाम था इमैनुअल ओल्सवेंगर, कि वो पैलेस्टाइन पे किसी विदेशी का राज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और आप जानते हैं इजराइल, ये पैलेस्टाइन के बहुत सारे हिस्सों पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है, यानी दुनिया की नजर में जो इजराइल है वो पैलेस्टाइन पे कब्जा करे बैठा है। तो इसका एक रिलीजियस डायमेंशन भी है। 1936 याद करिए, हम उस वक्त स्वतंत्र नहीं थे। तो उस वक्त पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के पीछे हमारा कारण एक ये भी था कि भारत में एक तो कांग्रेस थी उस वक्त और एक मुस्लिम लीग थी। तो अगर हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते तो भारत के जो मुस्लिम हैं हम उनका विश्वास जीत सकते थे, और यही किया। हमने पैलेस्टाइन को उस वक्त सपोर्ट किया। और इंडिया में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग हैं वो एक साथ एकजुट होकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन था, हमने उस वक्त पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था। दूसरी बात, इजराइल ने हमारा हर वक्त साथ दिया है। जैसा मैंने बताया, इवन 1999 में जो कारगिल युद्ध जब हुआ था तो इजराइल ने हमें हथियार दिए थे, जबकि अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा था। क्योंकि आपको याद होगा 1998 में हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे। इस वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर मिलिट्री और इकोनॉमिक सैंक्शन यानी मिलिट्री और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने हमारी मदद करी। तो इजराइल का हम ये एहसान हमारे ऊपर एक तरह से। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने हमारी मदद करी तो हम भी इजराइल की मदद कर रहे हैं। कैसे? इजराइल के ऊपर जब भी मानवाधिकारों के हनन का इल्जाम लगता है, भारत कभी भी वोटिंग नहीं करता उसके खिलाफ। जैसे इजराइल के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं गोल्डस्टोन रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि जो इजराइल है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है, और भारत ने इसको अपना जो स्टैंड था वो नहीं लिया कोई। भारत ने इजराइल के खिलाफ कुछ कहने से मना कर दिया, और यही 2015 में हुआ। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी जो UNHRC है, उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करा कि इजराइल जो है वो वॉर क्राइम्स कर रहा है।
यानी वो बहुत ज्यादा वॉर क्राइम्स कर रहा है, मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, लेकिन भारत ने उस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। और 2016 में भी हिस्सा नहीं लिया, 2017 में भी भारत ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो अब ये देखना होगा कि मोदी वहां जाके क्या क्या करेंगे। और एक बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इसराइल से हमारे रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो बेस्ट फ्रेंड उन्हें अपना बोल रहे हैं। खैर, सब देशों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। खैर, मोदी सरकार में कई लोग ऑलरेडी इसराइल जा चुके हैं। राजनाथ सिंह ऑलरेडी जा चुके हैं, प्रणब मुखर्जी जा चुके हैं राष्ट्रपति, और सुषमा स्वराज भी इसराइल जा चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन राजनाथ सिंह पैलेस्टाइन नहीं गए थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी और सुषमा स्वराज पैलेस्टाइन भी गई थी। और एक और चीज, पहली बार अगर कोई मिनिस्टर भारत की तरफ से इसराइल गया था वो थे एल के अडवाणी, जो बीजेपी की सरकार थी, 2000 में इसराइल गए थे। और एक चैलेंज ये भारत के सामने है कि पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों से अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारत और इसराइल काफी सारी चीजों में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसे पानी को बचाने में, साइंस और तकनीक में, एग्रीकल्चर में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस। भारत जो है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है इसराइल से, और सारे एकदम लेटेस्ट हथियार होते हैं। ये अमेरिका की तरह पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं बेचता, लेटेस्ट हथियार देते हैं जो अमेरिका भी हमें देने से मदद करता है। तो इसराइल से हमने फॉर एग्जांपल इसी साल अप्रैल 2017 में, अब से 3 महीने पहले, लगभग 13,000 करोड़ रुपए की डील साइन करी थी कि वो हमें मिसाइल देगा हमारी इंडियन आर्मी के लिए। और पैलेस्टाइन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, वो भारत आए थे अभी पिछले महीने। तो उन्होंने ये कहा कि तब उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि जो पैलेस्टाइन है, हम सॉवरन, इंडिपेंडेंट, यूनाइटेड और वायबल पैलेस्टाइन चाहते हैं, यानी यहाँ पे। और उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टाइन और इसराइल दोनों आपस में शांति से रह सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इनके सामने ये कहा कि पैलेस्टाइन जो है वो एक अलग से इसराइल के साथ रह सकता है। हालांकि भारत के सामने काफी बड़ा चैलेंज है कि दोनों से कैसे रिश्ते अच्छे बनाएं। इससे पहले मैं आज का वीडियो खत्म करूं, इन व्यक्ति को पहचानिए। ये कमेंट्स में लिखिए कौन है। ये बहुत न्यूज में आ रहे हैं, काफी आजकल मीडिया भी इनके पास जा रहा है और ये काफी इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तो इनको बताइए इनका नाम क्या है, कमेंट्स में लिखिए। तो ये था आज का पीआईबी। आई होप आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसराइल और भारत के पॉजिटिव्स क्या हैं। आज मैंने नेगेटिव्स पे कंसिडर किया पैलेस्टाइन इशू, लेकिन मैं कल बताऊंगा। हमारे जो एमओयू वगैरह हैं वो भी कवर करूंगा। तो कल के वीडियो में 5 जुलाई के में हम मिलते हैं दोबारा।